क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन अब इस चैप्टर में दी है ना, उसमें प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसा है तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर किए देता हूं अभी, और मैं आपको जो भी चीज समझा रहा हूं आप इतना समझ लीजिए कि आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और बहुत से टॉपिक इस चैप्टर के समझने के लिए इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले एयर प्रेशर पर बात कर लेते हैं। लिक्विड का ये एक सरफेस बनाया हुआ है मैंने, वाटर लूंगा मैं, वैल्यूज भी वाटर की ही लूंगा। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लूंगा, वाटर का वेपर प्रेशर लूंगा। तो आप दूसरे लिक्विड के लिए इमेजिन करना है तो दूसरा लिक्विड लेना है, दूसरे लिक्विड का वेपर प्रेशर, उसका बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहे हैं ना बात को। एयर प्रेशर पर बात करते हैं। सबसे पहले एयर प्रेशर होता है कि जब लिक्विड का सरफेस, ओपन लिक्विड है ये सरफेस एटमॉस्फेयर के लिए ओपन है, तो ये जो पार्टिकल है ना एयर के, ये नीचे दबाते हैं लिक्विड को। ये दिख रहा है, ये एयर के पार्टिकल नीचे दबा रहे हैं। नीचे क्यों दबाते हैं? क्योंकि पार्टिकल लिक्विड के सरफेस से टकराते हैं, आपस में भी कोलाइड करते हैं और लिक्विड के सरफेस से भी कोलाइड करते हैं। तो जब ये पार्टिकल लिक्विड के सरफेस से कोलाइड करेंगे तो सरफेस पर इतना प्रेशर डालेंगे 1 atm या 1.0325 बार में इतना, mm में लेना है, mm ऑफ Hg में इतना, ये 3 यूनिट्स है प्रेशर की। पहले तो ये वैल्यू याद कर लीजिए कि नॉर्मली जो हमारा एयर प्रेशर डालती है जिस पर हम वर्क करेंगे, मतलब इस वैल्यू को मानकर, वो 1 atm होता है। अब अगर लिक्विड के पार्टिकल पर प्रेशर डलेगा ना, तो ऐसा आपने सुना होगा कि कहते हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल पर प्रेशर लगाया जा रहा है एयर की वजह से। अब ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, क्या लिक्विड के पार्टिकल ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, एग्जैक्टली। अब ये बात हम यहां समझेंगे कि लिक्विड के पार्टिकल ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं। फिलहाल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी रूम टेम्परेचर के बराबर। इस वैल्यू को अपने माइंड में डालिए। फिलहाल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस। क्या हो रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के अंदर? ये पार्टिकल आपस में कोलाइड कर रहे हैं क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल रैंडम मोशन में होते हैं, जबकि पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन फिर भी पार्टिकल मूव कैसे करते रहते हैं? क्योंकि अगर ये पार्टिकल, अगर इस पार्टिकल में सडनली ज्यादा एनर्जी आ जाए, इतनी एनर्जी आ जाए कि ये इस बॉन्ड को तोड़कर दूसरी तरफ मूव करने लगे, नीचे मूव करने लगे, इधर राइट लेफ्ट, ये कहीं भी जाएगा, इसे वाटर मॉलिक्यूल तो मिलेंगे क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो जैसे ये बॉन्ड इसका इस वाटर मॉलिक्यूल से ब्रेक होगा, यानी इस मॉलिक्यूल नंबर 1 का 2 से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये मूव करेगा, तो इसका बॉन्ड 3 के साथ बन जाएगा। यानी ये फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा ज्यादा देर तक, रैंडम मोशन में तो रहेगा। अब 3 से मूव करेगा अगर बॉन्ड तोड़कर, तो 4th इसे अट्रैक्ट कर लेगा। इसलिए नीचे वाले पार्टिकल्स के लिए वेपर में बदलने के चांसेस ना के बराबर है। हालांकि ऐसा नहीं बोलना है, एक आधा पार्टिकल तो ऐसा हो भी सकता है जो नीचे से ऊपर चला जाए, वेपर में बदल जाए, ज्यादा एनर्जी आ जाए उसके अंदर। अब सरफेस वाले पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं। सरफेस वाले पार्टिकल्स चारों तरफ से नहीं घिरे होते हैं दूसरे पार्टिकल से। इनके ऊपर तो वाटर वेपर नहीं, वाटर के पार्टिकल नहीं है, नीचे है। तो अगर मान लो इस पार्टिकल में सडनली ज्यादा एनर्जी आ जाए, वो हुआ इस पार्टिकल ने अपनी एनर्जी इसमें ट्रांसफर की, कोलिजन हुआ इसका इससे। अगर इसमें ज्यादा एनर्जी आ जाती है तो इसके चांसेस है कि ये सरफेस को छोड़कर ऊपर मूव कर जाए। इस तरीके से सरफेस से पार्टिकल लगातार ऊपर मूव करते रहते हैं, यानी वाटर गैस में बदलता रहता है। लेकिन ये बॉइलिंग नहीं है, यही बात आपको माइंड में डालनी है। ये बॉइलिंग नहीं है, ये जस्ट इवेपोरेशन है, क्योंकि ये सरफेस से हो रहा है। नीचे वाले पार्टिकल, इन सारे पार्टिकल्स में वो एनर्जी नहीं है कि वो सारे अपने बीच के बॉन्ड को तोड़कर ऊपर निकल जाएं। सिर्फ सरफेस वाले पार्टिकल ही ऐसा कर पा रहे हैं। देखो, सबसे जरूरी बात, सरफेस वाले सारे पार्टिकल नहीं मूव कर जाते हैं, मूव करने की कोशिश तो सारे करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, इन 6 ने सडनली ऊपर उठने की कोशिश की, तो ये ऊपर की तरफ प्रेशर डाल रहे हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना प्रेशर डालेगा वाटर? इतना। ये रैंडम वैल्यू नहीं है, ये मैंने ली है वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू है। इतना प्रेशर डालेगा ऊपर की तरफ वाटर वेपर। लेकिन नीचे की तरफ कितना प्रेशर डाल रही है एयर? अभी हमने पढ़ा 760 mm ऑफ Hg, यानी 1 atm। कंफ्यूज मत हो जाना,
कोई भी वैल्यू ले सकता हूं मैं कभी भी, तीनों में से है, तीनों एक ही वैल्यू है। इतना प्रेशर वाटर वेपर डाल रहे हैं। अगर ये सरफेस वाले पार्टिकल ऊपर उठ भी जाए ना तो भी वाटर वेपर इन्हें नीचे दबा देंगे। तो ये बहुत ही कम पार्टिकलों के लिए चांस है। ऐसा पार्टिकल मान लो ये एक है पार्टिकल एक्स, जिसमें इतनी एनर्जी है कि वो इस प्रेशर को भी ओवरकम कर गया है। लकीली इसमें इतनी एनर्जी है तो कुछ मॉलिक्यूल ही वेपर में बदल पाएंगे। तो इस तरीके से सरफेस कभी खाली नहीं होगा, बहुत स्लोली पार्टिकल ऊपर जाएंगे। अगर अचानक से पार्टिकल ऊपर जाते हैं ना बहुत सारे, तो नीचे वाले पार्टिकल्स के लिए भी चांस होता है एक्सपेंड होकर ऊपर जाने का। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि वाटर बॉईल हो रहा है, सिर्फ इवेपोरेट हो रहा है। सबसे जरूरी बात है ये प्रेशर, कि ऊपर से प्रेशर है 760, नीचे से 23.88। ये वाले पार्टिकल प्रेशर डाल रहे हैं, अरे ये नहीं, ये जो पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे प्रेशर लगाने के लिए, लेकिन इन्हें नीचे दबा दिया जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ पार्टिकल तो ऊपर उठ जाएंगे। अब मुझे सरफेस वाले पार्टिकल्स को ऊपर उठाना है, एयर में ले जाना है, ताकि नीचे वाले भी आसानी से गैस में बदल सके। इसके लिए मुझे प्रेशर बढ़ाना होगा। कितना रखना होगा? ज्यादा से ज्यादा या कम से कम कितना रखना होगा? कम से कम इतना जितना ऊपर का प्रेशर है। अगर नीचे वाले वाटर वेपर भी उतना ही प्रेशर लगाने लग जाए जितना ऊपर वाले नीचे की ओर लगा रहे हैं, तो ये सिचुएशन बैलेंस हो सकती है और पार्टिकल आसानी से ऊपर मूव कर सकते हैं। इसके लिए मैं पार्टिकल्स को एनर्जी दूंगा। एनर्जी देने से क्या होगा कि अगर सभी पार्टिकल्स में बहुत सारी एनर्जी आ जाए, सभी पार्टिकल्स में, तो इनकी स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी सब कुछ बढ़ जाएगी। मूवमेंट, वाइब्रेशन, यहां हलचल इतनी तेज हो जाएगी कि हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड सडनली टूट जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर पार्टिकल्स के लिए आसानी से मूव करना और ऊपर की तरफ वेपर में बदलना इजी हो जाएगा। तो मैं 25 डिग्री से डायरेक्ट एक वैल्यू पर आता हूं जो है 100 डिग्री सेल्सियस। इसे हम कहते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अब ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों है और क्या अंतर है? यहां भी वाटर गैस में बदल रहा है और यहां भी वाटर गैस में ही बदलेगा, लेकिन ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, जबकि ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसका मीनिंग ये है, जब एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो सडनली बहुत सारे पार्टिकल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा। इनकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, थर्मल एनर्जी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, इसलिए इनके बीच के बॉन्ड परमानेंटली टूट जाएंगे। और ऐसा ही सरफेस पर होगा। तो जब पार्टिकल अब सरफेस के ऊपर उठेंगे तो अब वो इतना प्रेशर नहीं डालेंगे, बल्कि अब वो प्रेशर डालेंगे 760 mm ऑफ Hg, क्योंकि टेम्परेचर 100 लिया है आपने। तो वाटर के लिए 100, हर किसी के लिए 100 नहीं है, हर बात में वो मत हो जाना कि 100 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में 373 केल्विन। अब मान लीजिए मैं ये कहता हूं, मैं एक बात यही लिख देता हूं कि मैंने ना 1 किलो वाटर लिया है, 1 kg, मैंने 1 किलो वाटर लिया है। ये बात जरूरी है बच्चों, है 1 kg वाटर। अमाउंट से मैं एक चीज समझाऊंगा आपको। मैंने 1 किलो वाटर लिया है। अब जब ऊपर वाले पार्टिकल इतना प्रेशर लगा के ऊपर उठेंगे ना, तो सभी के लिए चांस होगा कि एयर के प्रेशर को ओवरकम करके ऊपर उठ जाना। सडनली अगर सरफेस खाली हो गया तो नीचे के पार्टिकल एक्सपेंड होने लग जाएंगे और उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा सरफेस तक जाना और फिर ऊपर मूव कर जाना। तो जब सारे पार्टिकल एक साथ नीचे से ऊपर से बॉन्ड तोड़कर गैस में बदलने लगते हैं, तो इसे कहते हैं कि वाटर अब गैस में बदल रहा है। यहां की तरह नहीं, लकीली सरफेस वाले ही ऊपर जा रहे हैं। यहां देखिए फिगर, सारे पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी आ गई है कि वो अचानक से ऊपर जा रहे हैं। ये बबल्स किस चीज के हैं? ये बबल्स हैं, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे होकर एक साथ ऊपर उठ रहे हैं। यानी बॉन्ड तो टूट गया है इनके बीच में, अब बॉन्ड नहीं रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर, तो ये गैस में बदल गए, अंदर ही गैस में बदल गए हैं और ये गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक बबल की फॉर्म में आ जाते हैं। और ये बबल जब ऊपर उठता है तो ये गैस के मॉलिक्यूल ऊपर जाकर आजाद हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो आप समझे कि ये टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, ये क्यों नहीं, क्योंकि यहां सिर्फ सरफेस से पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, वो भी इतना प्रेशर नहीं लगा पा रहे हैं कि सारे पार्टिकल सरफेस वाले ऊपर चले जाए।
इस टेम्परेचर पर सारे पार्टिकल सरफेस का इतना प्रेशर जनरेट कर देते हैं 760 mm ऑफ Hg कि सारे ही ऊपर उठ जाए, एयर उन्हें रोक नहीं पाती है। इससे ज्यादा के लिए इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 760 mm ऑफ Hg मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए ना। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड बॉइलिंग। और ये सिर्फ है वेपर प्रेशर। एक चीज और कंफ्यूजन दूर कर दूं, अगर आपने पढ़ा है तो आपने पढ़ा है वेपर प्रेशर क्लोज कंटेनर में होता है, जब वाटर अपने वेपर के साथ इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। तो ये वैल्यू तो मैंने ओपन कंटेनर में ही ले ली, ये वही वैल्यू है जो क्लोज कंटेनर में आती इस टेम्परेचर पर। ओपन में तो मैं वेपर प्रेशर मेजर ही नहीं कर पाऊंगा वाटर का। ये वही वैल्यू मैंने ली है जो वैल्यू वाटर देता अगर वो क्लोज कंटेनर में होता। और यही वैल्यू जो 760 mm है, अगर मैं मेजर करके लिख रहा हूं ना वैल्यू, तो ये मेजर की गई है जब क्लोज कंटेनर लिया जाए। चलिए यहां तक आपको बात समझ में आई कि बबल्स कैसे बनते हैं, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या फर्क है। अब बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये है कि वो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर की वैल्यू देखिए जिसपे लिक्विड का वेपर प्रेशर एयर के प्रेशर के बराबर हो जाए, तो फिर पार्टिकल मूव करने लगेंगे। आप ऐसा सोचिए कि ये पार्टिकल एक्सपेंड होना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, इन्हें टेम्परेचर से मतलब नहीं है, लेकिन ऊपर एयर के पार्टिकल सबसे पहले किसका नंबर आएगा एक्सपेंड होने में? सरफेस वालों का। सारे सरफेस वाले ऊपर उठते हैं, लेकिन ऊपर के पार्टिकल इन्हें नीचे दबा देते हैं एयर के। और एयर के पार्टिकल ऐसा कब नहीं कर पाएंगे? अगर ये ऊपर उठने के लिए इतना प्रेशर लगाए। तो ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है यार, इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये मैंने क्या किया है, अब इस सिचुएशन को मैं समझाता हूं। मैंने पानी कितना लिया है? 1 kg। ये बात जरूरी है बेटा, 1 किलो पानी, ये नहीं कि समुद्र जितना पानी ले लो, 1 किलो पानी। सब कुछ सही चल रहा था। अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस की बात करूं, यानी 373.15 की बात करूं, तो अभी सब कुछ सही चल रहा था। इसी टेम्परेचर पे मैंने नीचे वाला वाटर भी लिया है, लेकिन ये क्या है? ये है नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट, ब्लैक वाले पार्टिकल। यानी मैंने पानी में एक सॉलिड घोल दिया, जैसे नमक, शुगर, यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज, एक सॉलिड घोल दिया। सॉलिड घोल रहा है, लिक्विड नहीं या गैस नहीं, सॉलिड घोल रहा है। सॉलिड के पार्टिकल इवेपोरेट नहीं होंगे बेटा, अगर अंदर है तो अंदर ही बने रहेंगे। जैसे अगर मैं पानी में नमक डाल दूं ना और फिर पानी को गर्म करूं, तो पानी तो इवेपोरेट होकर गायब हो जाएगा, मगर नमक नहीं, नमक बर्तन में बचा रह जाएगा लास्ट में। तो ये इसलिए नॉन वोलेटाइल है, ये वेपर में नहीं बदलते हैं, सॉलिड सोल्यूट। अब बताइए, अगर मैं फिर अभी भी ये सोचूं कि 373.15 पर ही वाटर बॉईल होगा, तो ये गलत है, क्योंकि अब सरफेस के पार्टिकल्स को किसने ऑक्यूपाई कर लिया है? इन नॉन वोलेटाइल ने, यानी कुछ एरिया सरफेस का इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है। इससे क्या होगा? इससे नीचे से बनने वाले वेपर्स के लिए ऊपर प्रेशर लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये मदद तो करने वाले हैं नहीं। आप अगर सिंपली लेना चाहते तो ऐसा लीजिए कि वाटर वेपर बड़े अच्छे से ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहे थे, लेकिन उनके ऊपर वजन आ गया। किसका? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स का, उनके ऊपर वेट आ गया। अब वो उनके लिए ऊपर प्रेशर लगाना कितना? 760 mm। इस टेम्परेचर पर 760 mm प्रेशर लगाना वाटर के लिए अब मुश्किल हो गया। तो मान लीजिए वाटर का प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, बहुत थोड़ा कम किया है मैंने, 0.99 atm। पहले कितना था? 1 atm, 760 mm था। अब थोड़ा सा कम हो गया, मान के चलो कि 755 mm हो गया लगभग। तो अगर वेपर प्रेशर वाटर का कम हो गया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से, तो इसका मतलब वो अब वाटर इस टेम्परेचर पर बॉईल नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? थोड़ी और एनर्जी दे दो वाटर वेपर को। और एनर्जी कैसे दोगे? खाना थोड़ी खिलाओगे ना, इनमें टेम्परेचर ऐड कीजिए, थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ाइए, जैसे 373.15 से 373.67, थोड़ा सा बढ़ाया। तो थोड़ा सा बढ़ाने पर फिर से इनका प्रेशर हो गया 1 atm। तो इसका मतलब कि जब हम किसी प्योर लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं, तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर घट जाता है। इसलिए हमें प्योर लिक्विड को
और ज्यादा टेम्परेचर पर बॉईल करना पड़ता है। तो इसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले ये सॉल्यूशन इस टेम्परेचर पर बॉईल हो रहा था पहले, और अब इस पे, मतलब पहले प्योर लिक्विड इस टेम्परेचर पर बॉईल होता था 373.15 पे, और अब किस पर बॉईल हो रहा है 373.67 पे, क्योंकि मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है। तो 373 केल्विन पर नीचे वाले लिक्विड वाटर के मॉलिक्यूल्स को के लिए ऊपर की तरफ 1 एटीएम प्रेशर जनरेट करना मुश्किल हो गया है, 1 एटीएम या 760 mm। तो एक काम करता है, एक टॉपिक को यहां से मैच कर लेते हैं। टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारा भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, प्योर लिक्विड का था 373 और सॉल्यूशन का आ गया 373.67। बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है लेकिन हुआ है। तो क्या ये रियल वैल्यूज है? हाँ, ये मैंने रियल वैल्यूज लिए हैं, लेकिन इन वैल्यूज के आने की कंडीशन है। अगर आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में 1 किलो वाटर हो, ऐसा नहीं कि समुद्र जितना पानी हो, सिर्फ 1 किलो वाटर, और वाटर हो दूसरे लिक्विड के लिए नहीं बता रहा हूं, दूसरे लिक्विड के लिए वैल्यू कुछ और होगी। हाँ, 1 किलो बेंजीन, 1 किलो इथेनॉल, ऐसे लेना पड़ेगा। अब मैंने इसमें ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, अब मैंने इन वाटर के मॉलिक्यूल्स में ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। भाई तो ये भी तो बताना पड़ेगा कितना। हाँ बताता हूं ना, मैंने इसमें ऐड किया है 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, 1 मोल नॉन वोलेटाइल। यहां पर थोड़ा सा बेटा ध्यान देना है, ये चीज आपको जरा ध्यान से समझनी है। वैल्यूज को आप लिख लीजिए चाहे रजिस्टर में। 1 किलो पानी में 1 मोल, 1 किलो पानी फिक्स है और 1 मोल मैंने ये डाला। तो डेल्टा टीवी का क्या मतलब है? डेल्टा टीवी है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो कितना बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा? पानी में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है ना, तो कितना बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा? अगर आपने 1 किलो पानी लिया है और 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है, तो बताना बड़ा आसान है। तो बताना इसलिए आसान है कि पहले बॉइलिंग पॉइंट था 373.15 रियल वैल्यू है, अब है 373.67 रियल वैल्यू है, 0.52 केल्विन। तो ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। मगर इतना बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा? जब 1 किलो पानी में 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो। तो हमेशा क्या 1 किलो पानी और 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिए लूंगा मैं? अभी मैंने खत्म नहीं किया है टॉपिक, अभी मैं सिर्फ 1 मोल और 1 किलो के लिए बता रहा हूं। देखते जाइए, मैं इनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाऊंगा, बहुत इजी लगेगा आपको और कांस्टेंट भी बड़े आसान लगेंगे। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। इतना बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है? जब 1 किलो पानी में 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे। तो ये वैल्यू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, ये वाली वैल्यू कब आएगी? जब कौन सा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला जाए। टॉपिक क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डेल्टा टीवी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीवी किसका साइन है? यहां लिख दो क्या? डेल्टा टीवी साइन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का साइन है 0.52 केल्विन, और ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कब आएगी? जब 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जाए 1 किलो पानी में। लेकिन कौन सा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट? फिर मैं पूछता हूं टॉपिक क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो भैया ये वैल्यू कोई सा भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से आएगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कौन सा है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है। 1 मोल एक मोल ए है या 1 मोल बी है या 1 मोल एक्स है या 1 मोल वाई है या 1 मोल बी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर कितना है? 1 मोल। तो मैं ये कह रहा हूं कि 1 किलो पानी में 1 मोल कोई सा भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करें। जी मैं यही कह रहा हूं कि 1 किलो पानी में 1 मोल कोई सा भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर लीजिए, हमेशा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 0.52 केल्विन होगा। और 2 मोल ऐड किया तो कोई सा भी 2 मोल ऐड करोगे तो डेल्टा टीवी डबल हो जाएगा। कोई सा भी 3 मोल ऐड करोगे तो डेल्टा टीवी 3 गुना हो जाएगा। वैल्यू 1 किलो पानी में ही निकलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है।
एग्जाम्पल 1 किलो से बताया जा रहा है, ये वैल्यू 1 केजी वाटर के लिए है। तो अभी मैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखता हूं और फिर मैं आपको इसे डिटेल में समझाता हूं, इसका फॉर्मूला कैसे बनाया गया है। मान लीजिए 10-1 मिनट में मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूं कि ये फॉर्मूला कैसे बनाया गया और ये वैल्यूज कैसे आई है। चलिए अब टॉपिक को फिर से समराइज करते हैं। ये मेरे पास एक लिक्विड है, लिक्विड के तौर पर मैंने वाटर लिया है जो इस समय 1 एटीएम प्रेशर ऊपर की तरफ लगा रहा है। एयर भी 1 एटीएम प्रेशर लगाती है। वाटर इस समय 1 एटीएम प्रेशर इसलिए लगा पा रहा है क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ये प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाएगा आसानी से। मगर जब मैं इस 1 केजी वाटर में, 1 केजी पर ध्यान रखना बच्चों, 1 केजी से ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन होगी कोई 1 केजी की। जो भी मैं कहता हूं बस उस बात को एक बार ध्यान से देखिए कि 1 केजी लेने से मेरा क्या मतलब है। फिर से मैंने 1 किलो वाटर लिया है और अब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब मैं वाटर को देता हूं, तो क्योंकि मैंने कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो कि वाटर के प्रेशर को घटा देगा। अब एयर का तो 1 एटीएम है, लेकिन वाटर वेपर का प्रेशर 1 एटीएम से कम हो गया है थोड़ा सा। कितना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है? 1 मोल। मैं एरो बना रहा हूं ताकि आप इसे भूले ना, 1 मोल 1 केजी। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा? अब मुझे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 100 से ले लिया मैंने, 373.15 से थोड़ा सा बढ़ा दिया 0.67। अब दोबारा से 1 एटीएम और वाटर वेपर का प्रेशर भी 1 एटीएम हो जाएगा। तो जितना बॉइलिंग पॉइंट चेंज हुआ है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से, इस चेंज को कहते हैं डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी इस समय है, डेल्टा टीबी इस समय है आपका 373.15 केल्विन, 67 केल्विन। ये सॉल्यूशन का हो गया ना, और ये हो गया प्योर वाटर का। चेंज आया 0.52 केल्विन का। तो मैंने ये वाटर के लिए लिख दिया कि डेल्टा टीबी वाटर का है 0.52 केल्विन। लेकिन ये वैल्यू एक्चुअल है, मैं बार बार कह रहा हूं ये एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन ये वैल्यू तब आएगी जब 1 किलो पानी में 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला गया हो। कौन सा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट? कोई सा भी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कौन सा है। अगर आप 1 किलो वाटर में कोई सा भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट 1 मोल डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इतना ही बढ़ेगा वाटर के लिए। इथेनॉल में ऐसा करते, यानी 1 किलो इथेनॉल में 1 मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते तो इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता। साइक्लोहेक्सेन का इतना बढ़ता और बेंजीन का इतना। मतलब अलग अलग लिक्विड्स के लिए वैल्यू अलग अलग होती है। अब सवाल है कि वैल्यू को कैसे, अगर मतलब और दूसरी वैल्यूज के लिए डेल्टा टीवी कैसे निकाला जाए। देखिए, 1 मोल सोल्यूट का 1 मोल सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1 केजी सॉल्वेंट। ध्यान से देखकर बताइए ये क्या है। 1 केजी सॉल्वेंट है ना, यानी वाटर, 1 केजी वाटर, 1 किलो वाटर में 1 मोल सोल्यूट है, तो ये होता है मोल पर केजी। मोल पर केजी क्या होता है? मोलैरिटी। तो ये मेरी मोलैरिटी है। फिलहाल मोलैरिटी कितनी है? फिलहाल मोलैरिटी है 1 से 1 गया ना, 1 मोल पर केजी, 1 मोल पर केजी, या मेरी मोलैरिटी है फिलहाल 1 मोलल। तो सॉल्यूशन अगर 1 मोलल है पानी के लिए तो डेल्टा टीबी इतना आएगा। ठीक है जी। अब डेल्टा टीबी जैसा एनसीईआरटी बोल रही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल एम के। स्मॉल एम बोले तो मोलैलिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टीबी मोलैलिटी के। तो पहले डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.52 केल्विन थी और ये वैल्यू तब बढ़ती है जब मोलैलिटी बढ़ती है। मतलब अगर मैं 2 मोल सोल्यूट लेता तो मोलैलिटी आती 2 मोलल। अगर मैं 2 मोल लेता सोल्यूट, अगर मैं 2 मोल ऐड करता तो मोलैलिटी आती 2 मोलल, और मैं इसी वैल्यू में 2 की मल्टीप्लाई कर देता, डेल्टा टीबी डबल हो जाता। 3 मोल सोल्यूट लेता
तो 3 मोल 1 केजी में, तो 3 मोल पर केजी, तो 3 मोलर हो जाती मोलैलिटी, और मैं इसी वैल्यू में 3 की मल्टीप्लाई कर देता, नया डेल्टा टीवी निकल जाता। तो एक्चुअली मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊं अगर मैं, तो डेल्टा टीवी, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन मैंने हटाया, केबी, केबी क्या चीज है, ये चीज केबी है, केबी, ये केबी है बच्चों, और केबी वाटर का हमेशा फिक्स होगा। केबी कब चेंज होगा, जब सॉल्वेंट चेंज होगा, लिख लीजिए इस बात को, जब सॉल्वेंट चेंज होगा। सोल्यूट के नेचर से केबी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब सॉल्वेंट चेंज होगा। फिलहाल सॉल्वेंट है वाटर, तो ये केबी है। तो केबी एक्चुअली में पता है क्या होता है, हम क्या करते हैं कि 1 मोल पर केजी के लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। अगर सॉल्यूशन 2 मोल पर केजी है तो इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मोल पर केजी है तो 3 गुना कर देंगे इस वैल्यू को, 4 मोल पर केजी है तो 4 गुना कर देंगे। तो ये मैंने एक बार केबी निकाल लिया। केबी का मतलब हो गया, जैसे मैं फिर लिख दूं कि 0.52 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है वाटर का अगर 1 किलो 52 केल्विन 1 किलो पानी में 1 मोल सोल्यूट डाला जाए, 0.52 केल्विन पर केजी पर मोल। तो 0.52 केल्विन बॉइलिंग मतलब इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट ये डेल्टा टीबी हो गया ना, इंक्रीज होगा जब 1 किलो सॉल्वेंट 1 किलो वाटर में 1 मोल सोल्यूट डाला जाए, और अगर 2 मोल डाला जाए तो डबल कर दीजिए इस वैल्यू को, और डबल यानी कि 2 मोल पर केजी, तो 2 मोल पर केजी कर दीजिए, तो मतलब इसकी मोलैलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी मल्टीप्लाई मोलैलिटी। मान लीजिए कि एक दूसरा केस लेते हैं, अनदर केस, सभी केसेस पर ध्यान देना ध्यान से। मान लीजिए मैंने 4 मोल सोल्यूट डाला नॉन वोलेटाइल 2 किलो वाटर में, इस समय वाटर 2 किलो है, तो मोलैलिटी जो आएगी वो आएगी 4 मोल ऊपर, 4 मोल सोल्यूट ऊपर और 2 केजी वाटर नीचे, तो मोलैलिटी आएगी 2 मोलल यानी 2 मोल पर केजी, 2 मोल पर। भाई 4 मोल 2 किलो में है ना, तो 1 किलो में कितने मोल हो गए, 2 मोल, तो 1 किलो में मोल निकालने को ही तो मोलैलिटी कहते हैं। तो अब की बार मैं डेल्टा टीबी, मेरे को केबी तो मालूम ही है पानी का, 1 मोल सोल्यूट डालने से बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ेगा, और 2 मोल डालना है तो 2 से यानी कि मोलैलिटी से फिर से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो ये फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। ज्यादा कोई जरूरत नहीं है मोलैलिटी के फॉर्मूले को खोलने के लिए, वो तो एनसीईआरटी में भी दिया है मोलैलिटी का फॉर्मूला कैसे खुलता है। न्यूमेरिकल्स में आप बिल्कुल भी मत सोचना, अभी हम चैप्टर में थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा रहे हैं। मैं बहुत अच्छी वीडियो न्यूमेरिकल के लिए बनाऊंगा जिसमें आपको सिंप्लीफाई तरीके से मैं न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा। और अगर आपको टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल ये सब जानना है तो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स के लिए मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्लियर कट आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। अब सवाल है ये ग्राफ एनसीईआरटी में बना हुआ है इसलिए मैंने बनाया, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की कोशिश नहीं करता हूं। यहां तो प्रॉब्लम उन्हीं चीजों को समझने में आ रही है जो एनसीईआरटी में लिखी है, तो यहां मेरे को कुछ नहीं बताना है कि हमें कितना आता है। मेरा समझाने का मतलब है कि आप कितना समझ सकते हैं एनसीईआरटी से। ये वेपर प्रेशर है और ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच ग्राफ है। ये लाइन में थोड़ी सी इधर कर देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए। ये देख रहे हैं ये डॉट देखिए, यहां मिला लीजिए इसे, तो ये तो हो गया वेपर प्रेशर। इस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 25 पर मान लो, वैल्यू ले लो 25 डिग्री पर, ये वेपर प्रेशर है 1 एटीएम से कम। 25 डिग्री पर ये वेपर प्रेशर है जो कि 1 एटीएम से कम है। अगर ये वाटर के लिए है तो ये वैल्यू आएगी 23.8 mm में, एटीएम में फिर मुझे कैलकुलेट करनी पड़ जाएगी, 23.8 mm यानी 760 से 23.8।
इसी टेम्परेचर पर, ध्यान देना बच्चों, इसी 25 पर ही मैं अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दूं तो क्या यही वेपर प्रेशर रहेगा? नहीं, वेपर प्रेशर घट जाएगा। टेम्परेचर 25 ही रहेगा और वेपर प्रेशर घट जाएगा। थोड़ी लाइन नीचे ले लीजिए। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आ गए, यानी कि एक तो आ गया जब प्योर लिक्विड है तो वेपर प्रेशर इतना था 25 पर, हर किसी का नहीं, वाटर का। उसी में मैंने क्या डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो वेपर प्रेशर घट गया। चलो अब प्योर लिक्विड को लेते हैं। तो मुझे क्या करना है, इसे बॉईल करने के लिए इसका वेपर प्रेशर 1 atm बनाना है। इसके लिए मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ये मैंने टेम्परेचर बढ़ाया। अब ये जगह देखिए, यहां पर प्रेशर 1 atm हो गया और टेम्परेचर ये हो गया, तो ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अब जब मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो ये वेपर प्रेशर नीचे चला गया था। अब मैं इसे फिर से हीट करता हूं तो ये ग्राफ थोड़ा आगे चला जाएगा। तो अब ये इस समय 1 atm है मगर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, तो ये हो गया चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये किस पर डिपेंड करता है? मोलैलिटी पर। आप कंफ्यूज मत हो जाना इस फॉर्मूले में। देखिए, हर सॉल्वेंट का अपना एक केबी होता है। जैसे यहां चले, थोड़ी देर हम इसे टाइम देते हैं। जैसे इथेनॉल के लिए लेते हैं, इथेनॉल के लिए ये वैल्यू है केबी। मतलब अगर इथेनॉल 1 किलो हो तो कोई सा भी सोल्यूट 1 मोल डालोगे तो इतना चेंज आएगा बॉइलिंग पॉइंट में, इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा इथेनॉल का। अगर तुमने 1 मोल सोल्यूट डाला 1 केजी में, 2 मोल डाला 1 केजी में तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 मोल डाला 1 केजी में तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया केवी मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी, मोल पर केजी। जो आप कह रहे हैं ना 3 मोल पर केजी, 4 मोल पर केजी, वो क्या है? मोलैलिटी। तो मैं बहुत डीप नहीं जाना चाहता हूं, पहले आप एनसीईआरटी के इस मैटर को कवर कीजिए। ट्रिक्स, टिप्स और बहुत सारी चीजें अभी आपको इसमें जरूरत नहीं है इतना जानने की। पहले आप अपनी इस बेसिक नॉलेज को क्लियर कर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और हम अगली वीडियो जल्द ही ऑस्मोटिक प्रेशर पर बनाएंगे। और आप ऐसा नहीं सोचना है कि हम कभी रुकेंगे, हम लगातार ये वीडियोस बनाते ही रहेंगे। और आपको केमिस्ट्री में अगर आप हमें फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।